हेलो जी, सुप्रिया जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बच्चों तो एग्जाम्स आने वाले हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हो फिर घर में? हम्म। 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे? 6-7 घंटे नहीं? और 4 घंटा? 4 घंटे भी बच्चे हंस ही रहे हैं अभी। 2 घंटा? 2 घंटा भी गुड। 1 घंटा? 1 घंटे भी हंस रहे हो यार, क्या कर क्या रहे हो यार? आधा घंटा? आधा, हाँ। सरांश जी कह रहे हाफ एन आवर पढ़ा था सर। और आधे घंटे बुक खोली थी तो प्रोडक्टिव स्टडी कितनी? 15 मिनट? गुड ईयर। नहीं नहीं, अब ना बच्चों, जैसे क्या करना चाहिए तुम्हें, मतलब जैसे ना एकदम से तुम बता देता हूँ ताकि तुम्हें पहले से पता हो, क्योंकि नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं होगा तो एकदम से बर्डन आएगा। सिर्फ जनवरी ना हफ्ता भर थोड़ा धीरे चल रहा है जैसे ये चल रहा है, इसके बाद आप लगा लो आपकी डबल क्लासेस हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ मैं 31 मार्च को ख़त्म करना होगा, तो अगर मैं अपना ही बोलूँ, ठीक है, तो फेब्रवरी में 12 लेक्चर, मार्च के 12 नॉर्मल क्राइटेरिया में, पर मुझे टेक्निकली 36 लेक्चर्स चाहिए शायद से, तो मेरे को और 12 लेक्चर एकोमोडेट करने हैं। मतलब समझ रहे हो, मार्च एंड को ख़त्म करना है अगर, तो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, मेरी होंगी, दुष्यंत सर की होंगी, मैथ्स की एक्स्ट्रा होंगी, इको की होगी, तो आपका ना फेब्रवरी मार्च बहुत हैवी जाने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी से ही जो जो होता जा रहा है ना उसको साथ साथ ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, मतलब वो वाली चीज कर लो, क्योंकि हफ्ता 10 दिन और है, थोड़ा सा धीरे रहेगा, फिर पूरा तुमको लगेगा मतलब सर बहुत क्लासेस चल रही है, मतलब 4-5 टेस्ट चलने स्टार्ट हो जाएंगे तो तुम्हारा 10 से 6 यहीं बुक हो जाओगे तुम पूरा। ठीक है ना, तो बिफोर वो स्टार्ट होए उसमें 10-12 दिन और है बस, क्योंकि बी कॉम को और ये है 1 फरवरी लगा लो। ठीक है, उससे पहले आप काफ़ी चीज़ें ना कवर कर लो। ठीक है बच्चे, इट विल हेल्प यू। अगर आप अभी घर जाके पढ़ लोगे ना थोड़ा ज़्यादा, तो वैसा वाला बर्डन नहीं आएगा। चलिए, एनीवेज, तो आइए सर जी शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था बच्चों? फाइनल अकाउंट्स में काफ़ी बातें कर ली थी हमने। आइए आज मैं आपके साथ पहले और अब नॉर्मल वेस्टेज की बात कर लेता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, आइए। लो लो। चलिए, लेट्स सी। एक एडजस्टमेंट लिखना बच्चे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अरे सर क्लोजिंग स्टॉक तो मैं बताया, एक बार बताओगे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूँ जब साल खत्म हो जाता है जो भी दुकान पे पड़ा होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है? हाँ सर हमें पता है ये। अब आप समझिएगा, एग्जाम में या तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, क्या हुआ? छोड़ दे यार, 5-6 पेज तो 7-8 तो छोड़ दे, एडजस्टमेंट ने कर ली थी। अगर या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा क्लोजिंग स्टॉक, या तो कहाँ गिवन होगा बच्चे? एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो तो सिर्फ एक ही बार जाएगा ना? कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो वो कहाँ पे जाएगा? सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड। ओके। और अगर एडजस्टमेंट में है बच्चे तो दो जगह जाएगा जी। एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बच्चे बैलेंस शीट।
क्योंकि भैया सीधी सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक का नेचर जो है वो नेचर क्या है बेटा, एसेट। जितनी भी ये दुकानें हैं, जब साल खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उनके पास जो सामान पड़ा हुआ है वही, उसी को तो क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। और वो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एसेट। तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है? ऐसा ही है ना। ट्रायल में कैसे आया क्लोजिंग स्टॉक, अपने आप आ जाएगा, आप परचेज करोगे अपने आप, नहीं एंट्री डली होगी। क्या एंट्री डली होगी? ट्राई करो। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब मैं एक बार पूछता हूं आपसे, मान लो आपने जो एंट्री बोली वो ये है, पर क्या कभी भी ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग दिख रहा होता है? तो इसका मतलब मैंने ये एंट्री कैसे डाली होगी? अगर आप ये एंट्री मुझे बोल रहे हो टू ट्रेडिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आ जाएगा, पर ट्रेडिंग एक और लेजर हो गया, और ट्रेडिंग तो कभी उसमें दिख नहीं रहा होता, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग तो नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। ओके, कनेक्ट कैसे? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, क्लियर है बच्चे? और अगर ये बाहर दिया हुआ है, मतलब पूरा ट्रायल देख लिया आपने, तो इधर क्लोजिंग स्टॉक है, आप कह रहे हो नहीं है, इसका मतलब क्या है, जर्नल एंट्री पास नहीं है, जनरेटर डाल दो फिर। क्या एंट्री डालूं? एग्जैक्टली, रियल लाइफ में ना आप अभी जो एंट्री बोल रहे हो गलत है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग का कोई लेजर नहीं होता, आप समझिए। आप कल को कंपनी में जाएंगे, आपको कभी भी ट्रायल के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिखेगा, आपको कभी भी ट्रायल के अंदर पीएनएल दिखेगा। हमने प्रोविजन का जब वो करा था, उसमें हमने एंट्री क्या डाली, पीएनएल टू प्रोविजन, गलत है वो। पीएनएल को कैसे डिवाइड कर रहे हो आप? पीएनएल तो बाद में बनता है ट्रायल के, अगर आप एंट्री ही वही डाल दोगे तो ट्रायल में पीएनएल दिख जाएगा, तो दैट्स रॉन्ग। बट चल ऐसे रहा है सिस्टम पर, समझ रहे हो? तो एग्जाम पर्पस के लिए जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर बाहर होता है तो हम क्या एंट्री डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ऐसा होता है तो इसीलिए बच्चे आप समझिए ना, एक तो तुम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते हो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, पोस्टिंग कर रहा हूं जी। जब एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा ना। और रही बात इस क्लोजिंग स्टॉक की, भी तो एक लेजर है, तो कहां भेज दूंगा, बैलेंस शीट में, तो एक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बच्चे। क्लियर है बच्चे? और सर अगर यहां होता तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, मेरा आपसे सवाल, ट्रेडिंग में कुछ डालूं? हाँ, ट्रेडिंग में यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बता सकते हो? क्योंकि जो तुम्हारी परचेज है ना, वो ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर चुकी है, तो वो एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड नहीं बोलूंगा, परचेज माइनस हो गई है। लेकिन मुझे बता दीजिए बैलेंस शीट में तो आएगा ही, कहने का मतलब भाई ये बात थोड़ा ना बदल जाएगी, एसेट तो मेरा है वहां तो आएगा आएगा। दूसरी बात एंट्री पे डिपेंड करती है, अगर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग होगी तो ट्रेडिंग में दिखेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज है तो परचेज में से माइनस होकर दिख रहा होगा। क्यों बच्चों, क्लियर है ना बात? चलिए गुड। तो अगर आपको ये बात क्लियर है, वैसे मैं यहीं से आगे बढ़ सकता हूं, पर मैं चाहता हूं बच्चे एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाए। परचेज ऑफ 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, सेल ऑफ 70 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 ईच। आपने कुछ नहीं करना, इतना ही क्वेश्चन है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप इसकी जर्नल एंट्री डाल पाएंगे? जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, 100 यूनिट परचेज करें 10 रुपए, एंट्री डालू बच्चे? वेरी गुड। परचेज टू कितने रुपए, 1000, और अगली एंट्री, वेरी गुड, कैश टू सेल्स कितने रुपए,
आई थिंक, सॉरी, 70 × 15 क्या आ रहा है, 1050, 70 × 10 है ना, 1050 आ रहा है ना, 10501050। एनी अदर एंट्री इज टू बी पास्ड और नॉट टू बी पास। आप बताइए, आप एक बिजनेस हैंडल कर रहे थे, बिजनेस में परचेज सेल है और कुछ नहीं है, आप अकाउंटेंट है, कुछ और करूं या ना करूं? दुकान में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? तो वो 30 यूनिट जो हैं उसकी एंट्री आप डालोगे या नहीं डालोगे? अपने आप दिख जाएगा, अपने आप कुछ नहीं दिखता भाई, आप डालोगे। तो अगर मैं बोलूं तीसरा इंपैक्ट क्या है कि सर जी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्या आप मुझे यूनिट से बता सकते हैं? 30, क्या प्राइस बता सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं होता, कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता। ठीक है, इन्वेंट्री अलग से चैप्टर है बेटे, 4 लेक्चर लगेंगे, देखेंगे उस पर क्या हो। कितने रुपए का स्टॉक है? 300, क्या एंट्री डालो बेटा? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, और जैसे ही आप ये डालेंगे 300 300, बस आपको ये ग्रो करना चाह रहा हूं। आपको क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज भी समझ आना चाहिए, आपको क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग भी समझ आना चाहिए। ठीक है जी, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जर्नल एंट्री बनने के बाद लेजर वेजर तो सीधा इंपैक्ट डालेंगे ना। आप मुझे बताइए मैं परचेस कितने का दिखाऊं बेटा? एग्जैक्टली हाउ मच, 1000 और 700? 700, क्योंकि सर जी 1000 का था और 300 की एंट्री डाल तो नहीं, नेट परचेज तो 700 ही दिख रहा है, और सेल्स कितने का बेटा? 1050। क्या यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा? मेक्स नो सेंस। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक तब आता है जब मेरी एंट्री क्या डाली होती, मैंने क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्यों, है ना? और आप मुझे बता दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 350। और इतनी लंबी बात क्या है सर इसमें? एक यूनिट पे कितने का फायदा था? बेचे कितने? 350 का प्रॉफिट है। साइंटिफिक वे है, पर आपको नॉर्मल बिजनेस का गणित तो समझ आना चाहिए ना। जितना बेचूंगा उतने पे ही तो प्रॉफिट बुक करते हैं। जो चीज़ मैंने खरीद ली और बेची नहीं, उस पर कहाँ से प्रॉफिट बुक कर लोगे आप? और मैंने माइनस भी इसलिए करा है, जो चीज़ बिकी नहीं उसको खर्चा कहाँ से बोल दूंगा मैं? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? गुड। तो हम ये एनालिसिस को और आगे लेके जाऊंगा, बट क्लोजिंग स्टॉक आपका डन है। एक चीज लिख लो बस लास्ट में, क्योंकि ये आ जाता है कभी कभी। क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost or NRV, whichever is valued at, NRV होता है बच्चे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। बिका नहीं अभी पर इतने का बिक जाता है, एक आइडिया होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक उतने का वो चीज। ओके, जैसे इन दिस केस मेरा कॉस्ट कितना था क्लोजिंग स्टॉक का? 300। लेट सपोज एनआरवी 200 होता, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखाता? 200। समझ रहे हो? तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक, और ये ना AS2 होता है, तो मैं इसको कितने पे दिखाता? 200। और मान लो अगर 300 और 450 है तो कितने पे दिखाता? 300। क्लियर है जी? ओके, तो बेटे मेरे हिसाब से मैंने क्लोजिंग स्टॉक की आपके साथ सारी बातें कर ली हैं। आइए अब थोड़ी सी अच्छी एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। कुछ चीजें लिखेंगे बच्चे पहले और फिर देखेंगे, ठीक है? पहले कुछ लिख देते हैं फिर वो करते हैं, ठीक है? नोट्स बना लेते हैं एक बार। एबनॉर्मल लॉस बोल लो या फिर बोल लो वेस्टेज।
या तो वेस्टेज नॉर्मल होती है या तो वेस्टेज एबनॉर्मल। क्या आप डिफरेंस बता सकते क्या होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल? जैसे सपोज करो, भाई मान लो मैं फाइनल अकाउंट्स का जब भी टेस्ट लूंगा, मान लो 20 नंबर का लिया, ठीक है, और मान लो तरुण जी आपने सोचा कि सर मेरे नंबर तो 2 नंबर ही कटेगा, पूरा सही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नंबर कितने आएंगे 18, ठीक है, आपने पूरे बैच में भी बता दिया मेरा तो बहुत सही है, 18 नंबर तो पक्के आएंगे, तुम्हारा उतना अच्छा गया ही नहीं होगा, ठीक है, तो आपने ऐसे पूरा कर दिया। लेकिन जब मार्क्स आए, ठीक है, तो 8 नंबर आए, ठीक है, अब मुझे बताइए ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल है? जो भाई ने सोचा भी नहीं था, भाई सोच के क्या बैठा था 2 नंबर कट जाएंगे क्योंकि पूरी बैलेंस शीट मैच कर दी, समझ रहे हो, लेकिन भाई ने एसेट और लायबिलिटी पीएनएल में डाल दिए थे, समझ रहे हो, ऐसे कर मत देना बेटे पेपर, समझ रहे हो? लेकिन अगर इसके आते 17 आ जाता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं आप जनरली, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध नंबर तो होता ही है, बदलता ही, ठीक है, ऐसी बच्चे बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट सोच के चलती है कि अगर ये मेरी फैक्ट्री है ना, इतने सारा करोड़ों का क्विंटल का रॉ मटेरियल आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही, समझ रहे हो। दूसरी चीज ऐसे बोलता हूँ, सपोज करो बच्चे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, सपोज करिए पहले तो क्या होता था, कोविड से पहले ना वाइट बोर्ड पे क्लासेस होती थी, तो समझ रहे, प्रोजेक्टर नहीं होता था, इसी पे ही होता था, ऑनलाइन नहीं होता था, तो मान लो हर रूम में 5-5 मार्कर रखे हुए, ठीक है, मार्कर समझ रहे हो, व्हाइट बोर्ड मार्कर जो होते थे, ठीक है, कितने रूम से नीचे, कितने रूम से, 1 2 3 4, है ना, 4 और ये 5 रूम, टोटल मार्कर पड़े हुए 25, और बेटे हमने शाम को देखा कि 20 मार्कर रह गए बच्चे। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ग्रुप पे ये डालूं 5 मार्कर गायब हैं, कौन है वो चोर, और सबसे पहले शक किसके ऊपर जाएगा बेटे, दुष्यंत सर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर मार्केट चुरा रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या ये मैसेज आएगा कि जो भी बच्चा जाएगा उसकी बैक चेकिंग होगी, मार्कर चेक करा जाएगा, और फिर होगा आपको सर क्या है सर 5 मार्कर से, कौन ही बात करेगा इस चीज, तो ये जो भी नुकसान है इसको क्या बोलूं मैं, नॉर्मल लॉस। लेकिन सोचिए अभी यहाँ पे कितने एसी लगे हुए, 3, अगर 3 में से एक गायब हो जाए, हर रूम में से एक एक एसी, हर रूम छोड़ो, ये 3 लगे, अगले दिन आए ये तीनों गायब, प्लीज ऐसे कर मत देना, आप बोलो सर प्रैक्टिकली करा था सर हमने, ठीक है ना, हम देखना चाहते थे आप क्या एंट्री डालते, ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर तीनों ऐसे गायब हो गए, नाउ दिस इज नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल, क्योंकि ऐसा सोच नहीं रहे भाई, समझ लो, अब कैमरा देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा, लेकिन उस टाइम जब मार्कर खोए थे तो कैमरा भी नहीं देखेंगे क्या ही करना है क्या चीज़, समझ रहे हो। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जो आप एस्टिमेट कर लेते हो कि इतना 5-10% होता है वो नॉर्मल होता है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो अब नॉर्मल होता है। क्या एक बिजनेस मैंने सोच के बैठता है फैक्ट्री है तो आग तो लगेगी लगेगी, ऐसा है क्या, तो आग लगना नॉर्मल या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना एबनॉर्मल। इंश्योरेंस उसी चीज़ की होती है जो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल बात की इंश्योरेंस नहीं होती। मेरी फैक्ट्री है 500 करोड़ का सामान पड़ा है, मेरे को डर है 5 करोड़ का चोरी ना हो जाए, या पिलफरेज समझते हो आप, छोटी मोटी चोरी, स्टोर कीपर ने कुछ गायब कर दिया, इसको होता है पिलफरेज, 1-2% ऐसी स्टॉक निकल जाता, क्या इंश्योरेंस कंपनी उसकी गारंटी लेगी, नहीं लेगी, तो ये तो होना ही होना है भाई, समझ रहे हो। आपने वो देखा है कई बार जैसे ट्रक होता है जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक पेप्सी और वो ऐसे क्रेट जा रहा होता है, ठीक है, तो कभी कभी आप होगे बाइक पर होगे तो कोई मन करता है एक बॉटल निकाल ही, हाँ यश कह रहा है बिल्कुल मन करता, तो फिर निकाली थी बॉटल, हाँ कोशिश करी थी, फिर क्या हुआ, फिर अगर ट्रक ड्राइवर को पता लगा ना बेटे, फिर वो उतर के कोल्ड ड्रिंक खुद ही पिलाएगा,
ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या ऐसा होता होगा कि कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक निकाल ली, नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल? नॉर्मल। हमने दिल्ली जल बोर्ड का पानी का टैंक देखा हो, जब ब्रेक लगती थोड़ा सा पानी गिर जाता, वो दिल्ली जल बोर्ड का ही होता है ना, या पेट्रोल होता है? हाँ, क्या लग रहा है? हाँ फीफा जी, होता है ना, पेट्रोल तो नहीं गिर रहा होता ऐसे, है ना? पेट्रोल गिर गया तो बेटे गए, ढाई दिन हादसे हो जाएंगे। समझे? पेट्रोल वाला टैंकर एकदम बंद होता है क्योंकि उसके लिए नॉर्मल है भाई, एक बूंद भी लीक नहीं होनी चाहिए, क्या कर रहे हो, लेकिन पानी गिरता जा रहा है, आप देख लो लीक होता जा रहा है, फिर गिर गए। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। पर सर आप ये सारी चीजें क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको कई सारी बातें बता दी, मैं अब बताता हूं आपको। नॉर्मल लॉस ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल? नॉर्मल। बताओ। संजना जी एकदम डर गई हैं कि ये क्या हो गया। चल रहा है ना मैडम, फोन चल रहा है ना, फिर तो नॉर्मल है। ठीक है, तो इट इज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। और एबनॉर्मल क्या होता है बच्चे? इट इज नॉट एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड बाय द ओके। नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस पॉसिबल है? ओ भाई ये होना ही होना होता है यार, 4-5% तो चोरी होएगी होएगी, मतलब चोरी नहीं तो कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रक्शन होगी, तो इसका इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। और एबनॉर्मल का इंश्योरेंस इज पॉसिबल। नो जर्नल एंट्री इस पास, ये मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, अभी नोट्स बन रहे हैं, कोई जर्नल एंट्री नहीं डलती जी नॉर्मल वेस्टेज की, और इसकी जर्नल एंट्री इज पास फर्स्ट। नॉर्मल लॉस जो होता है, नॉर्मल वेस्टेज, बच्चे इसका बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट करा जाता है नहीं करा जाता? मतलब जैसे जैसे लेस कंपनी है तो उसके कुछ चिप्स खराब हो जाते होंगे, कुछ पोटेटोज खराब हो जाते होंगे, कुछ पैकिंग मटेरियल खराब हो जाता होगा, कोई भी कंपनी है, लेज हो गया, अमूल बटर हो गया, ये मदर डेयरी मिल्क हो गया, जो मर्जी मान लो, क्या उनकी वेस्टेज नहीं होगी छोटी मोटी? तो उस वो अल्टीमेटली आपसे रिकवर करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो जो इनको मिल्क दिया है, जो बटर दिया उसी का चार्ज करूंगा, थोड़ा सा बटर खराब हो गया है जो कि होता ही होता है, उसका बर्डन शिफ्ट नहीं करूँ। क्या लग रहा है? हाँ नॉर्मल में शिफ्ट होगा, कस्टमर से लूंगा भैया पैसा, मैं तो बनाता रहूंगा, वेस्टेज तो चलती रहेगी, तो बर्डन इज शिफ्टेड टू कस्टमर। और अब नॉर्मल में बर्डन, मतलब इस नुकसान का बर्डन क्या शिफ्ट हो सकता है? आंसर इज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज करो बच्चे, ऊपर वाला नोट कर लिया? ठीक है, जगह नहीं छोड़नी है आपने। आप मुझे बताइएगा ये मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है? ड्राइंग का टेस्ट है बेटे, और आपकी इमेजिनेशन का। क्या है ये? हाँ, क्या है? आरी? अभी देखना, अभी बताओ, कोई बात नहीं, इमेजिनेशन अभी इंप्रूव कराऊंगा। हाँ,
हम्म, तेल का डिब्बा। अरे क्या है ये बेटी? धुआं। ये धुआं जा रहा है या अंदर आ रहा है? जा रहा है। ड्राइंग बढ़िया है ना, देख रही? और तो क्या बनी है ये अभी तक वैसे? फैक्ट्री लग रही है ना सब बच्चों को? हाँ, अभी लगी बेटे। आपको पता है फैक्ट्री के अंदर गार्डन भी होता है, पता है आपको? तो बेटे अभी सर जी ये क्या है सर? बेटे फैक्ट्री एक्ट में ना लिखा होता है भाई, इतने पेड़ लगाने लगाने फैक्ट्री के अंदर। सर जी अब बताओ ये क्या है? क्या है ये? मिट्टी। ब्लैक कलर की मिट्टी। तो पता लग गया होगा। रोड है ना? हाँ, फैक्ट्री में रोड भी होती है भैया, क्या लग रहा है तुम्हें? छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है बेटे। फैक्ट्री में लेबर भी होते हैं ना। लेबर नहीं बना रहा अभी। लेबर आपको देखना है तो बेटे वो लॉ की फैकल्टी है, नीचे देख सकते हो लेबर कैसी होती है। ये बताइए ये क्या है? गाड़ी है कि ट्रक है? हाँ, ये सामान लेके जा रही है। और ये बन गया जी गेट। ओ माय गॉड। ट्रक और वो यहीं रहेगी बेटी। मैं गेट कैसे बनाऊं यार? लिख देता हूँ, छोड़ो। ठीक है। और इधर भी पार्क है। और क्या होता है फैक्ट्री में? सर मेन चीज़ जो मशीनरी है वो किधर है? हाँ बेटे बस मशीनरी बनाते। और ये किस चीज़ की मशीनरी है? मैं आपको ही बताता हूँ। मान लो ये मशीनरी है और यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है। और फाइनली सर जी बन क्या रहा है? बन रहा है बेटे डेयरी। ये डेयरी मिल्क की फैक्ट्री है। ठीक है जी। और आप मुझे बता दीजिए क्या फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही होगी डेयरी मिल्क की? तो यहाँ पे ना बहुत सारी डेयरी मिल्क पड़ी हुई है, बहुत सारी। ट्रक के अंदर, रोड पे, पार्क में डेयरी मिल्क की डेयरी मिल्क। ठीक है जी, ये प्रोसेसिंग हो रही है डेयरी मिल्क की। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सर इसमें टोटल डेयरी मिल्क कितनी पड़ी हुई है? 1 लाख पीसेस। एक डेयरी मिल्क कितने की मिलती है? 10 की भी होती है और वो भी होती है। 10 क्या होता है? कॉस्ट होता है, सेल प्राइस होता है। 10 वाली मान लेते हैं। सेल प्राइस। ठीक है। तो ये बंदा कहता है कि मैंने ना टोटल प्रोडक्शन पूरे साल में, और मान लो कुछ नहीं बिका, सारा फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये बंदा कह रहा है कि भाई मेरा जो कॉस्ट है ना, कि मेरी जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट कितने रुपए की है साल की? 5 लाख। मैंने कहा कितने यूनिट बना लेते हो? उसने कहा 1 लाख बनाता हूँ। तो क्या आप मुझे कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हैं? और मैंने कहा इसको बेचोगे कितने में? कह रहे 10 रुपये में बेचूंगा, एमआरपी लगाऊंगा 10 रुपये। एंड ऑब्वियसली आप समझो, एज्यूम कर लेते हैं रिटेलर लेवल पे भी डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क तो आगे 6 पे बेच देती होगी एमआरपी लगा के, फिर वो 6 वाला आगे किसी को 7 पे बेचता होगा। होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारी चेन होती है। इतना कॉम्प्लिकेट क्या करना है भाई? 5 की बनाता हूँ, सारी दुकानें मेरी है, 10 की बेचूंगा। आप मुझे बताओ डेयरी मिल्क का प्रॉफिट कितने का?
5 रुपए का। आप जब मार्केट में जाते हैं तो कितने की डेयरी मिल्क मिलती है आपको? 10 रुपए वाली, यही है ना। अब बेटे हुआ क्या, इस डेयरी मिल्क की फैक्ट्री में आग लग गई बेटा। जब तक ये आग लग रही है, आपको ड्राइंग कैसी लगी थी बेटे मेरी? समझ गया बेटा। आपको पता है मेरे को स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में लेके जाते थे। थर्ड क्लास, जब मैं थर्ड क्लास में था तो मेरे को लेके गए थे, फिर फोर्थ क्लास में नहीं लेके गए। उसके बाद से मैंने फिर छोड़ दिया। ठीक है, आग लग गई है और सारी डेयरी मिल्क जल गई है बेटे, और सिर्फ एक ही डेयरी मिल्क बची है। ये रही जो गेट के पास है ना डेयरी मिल्क, एक डेयरी मिल्क। पूरी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, सारी डेयरी मिल्क जल चुकी हैं। देयर इज ओनली वन डेयरी मिल्क, और ये डेयरी मिल्क अब एक ही है। तो डेयरी मिल्क वाला कह रहा है मेरे लिए एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट क्या हो गई, 5 लाख। आप मार्केट में गए, वो डेयरी मिल्क रखी हुई थी, और जैसे ही आपने वो डेयरी मिल्क निकाली और आपने पूछा भैया कितने की है, तो उसने क्या बोला, 5 लाख रुपए। अब आप वो डेयरी मिल्क खाएंगे या नहीं खाएंगे? सोचो बेटे कितनी लकी डेयरी मिल्क है। ये खा के हो सकता है कि मतलब यू ऑल्सो बिकम लकी। हाँ, और डेयरी मिल्क वाला कह रहा है मैं कौन सा तुमसे मार्जिन ले रहा हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट 5 लाख है, एक यूनिट बना है, 5 लाख दे दो ना, मैं तो मार्जिन भी नहीं ले रहा अपना 5 रुपए का। अब मुझे बताइए, आप क्या 5 लाख रुपए ये देने को तैयार हो जाएंगे उसे? बोलो भाई आग तुम्हारी फैक्ट्री में लगी है ना, जब नॉर्मल है ना, तो भाई प्राइस को बढ़ा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आग लगने की वजह से इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी, हाउ कैन यू रेज द प्राइस ऑफ दैट? मैं कह रहा हूं चाहे 1 लाख से सिर्फ 50,000 बची होती तो 10 रुपए की कॉस्ट करके 5 रुपए का प्रॉफिट 15, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो बेसिकली एबनॉर्मल लॉस, जो भी आपका नुकसान हुआ, आपका नुकसान यही है ना, 5 लाख खर्चा करा था, वेस्ट हो गया सारा का सारा। बर्डन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं हम कस्टमर के ऊपर? तो एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, यही अगर छोटी मोटे लॉसेस होते, ठीक है, तो वो शिफ्ट हो जाता। ठीक है, वो कैसे होगा अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ये समझिए कि सर जी एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता। मैं आपको ये बोलूं बेटे इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से मेरे 50 लाख लग गए, तो आपकी जो फीस है वो 5 गुना बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? यू आर नॉट बॉदर्ड सामने वाले का क्या चल रहा है, आप बोले सर वही होगा ना। समझ रहे हो? मुद्दे की बात पर आता हूं। मैंने आपको सारी बातें बता दी है, और अब आप एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ। एब नॉर्मल के अंदर जर्नल एंट्री डालेंगे, ठीक है? एक बार देखते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। हमने टोटल यूनिट्स परचेज कितने करे थे पिछले एग्जाम्पल में? 1000 यूनिट। कितने रुपए के? 10 के ले लो, कोई बात नहीं। टोटल परचेजेस कितने की हो गई? 10,000। इसमें से सेल्स कितनी हो गई? कितना हो जाएगा? 10,500। देयर इज एन एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ 200। और आप मुझे बता दीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हो गए? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपको पहले धंधे का समझ आना चाहिए। टोटल मैंने परचेज करी थी 1000, बेची 700, 300 बच गई थी जिसमें से 200 जल गई। मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करने के लिए नहीं आया, मैं आपसे 200 यूनिट की बात करने के लिए आया हूँ। ये 200 यूनिट है। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर एबनॉर्मल लॉस? एग्जैक्टली 200 इंटू 10, 2000। आगे सुनिएगा, हो सकता है आपने इसकी इंश्योरेंस ले रखी है, हो सकता है इंश्योरेंस नहीं ले रखी। मैं अभी मान के चल रहा हूं पहला केस है, इंश्योरेंस आपने इसकी नहीं ले रखी। ओके, तो क्या आप मुझे इसकी एंट्री बता सकते?
एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, बट आपको ज़्यादा अच्छे से दिखने के लिए ट्रेडिंग डालूंगा। मॉड्यूल में भी ट्रेडिंग है, आप परचेज भी डाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अभी मेरे को कुछ दिमाग में आपके कुछ डालना है, तो मैं एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्लियर है? नेचर बताया था मैं आपको, एबनॉर्मल लॉस आपका एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में चला जाएगा। अच्छा, इस एबनॉर्मल लॉस को ट्रांसफर कहाँ करोगे बच्चे? PNL टू एबनॉर्मल लॉस। प्लीज ये बात देखिएगा, यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले अगर आपको ये बात क्लियर है, स्पीड रहेगी बेटे बात की, अगर आपको ये बात क्लियर है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं ना अभी हम? फटाफट बताइए, परचेज कितने की दिखाऊं? 1000 यूनिट थे, 10 के 10,000। और क्या था हमारा? सेल्स सारा डालूंगा बेटे, सारा इंपैक्ट दिखाऊंगा आपको। 700 इंटू 15, 10,500। देन क्लोजिंग स्टॉक की बात भी कर देता हूं। क्या मैं कह सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग भी तो समझ आता ही है अब आपको। 100 यूनिट है, कितने रुपए के हिसाब से? 1000। अब आप मुझे बताइए, जो 200 यूनिट चल गए आपके, आपने एंट्री क्या डाली है? नॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या यहाँ पर बाय एबनॉर्मल लॉस 200 इंटू 10 आएगा या नहीं आएगा? और क्या करा? इतनी जल्दी आगे नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो, इस पे आने वालों भी दोबारा। और अगली एंट्री क्या थी? PNL टू कितने रुपए? एबनॉर्मल लॉस की दो एंट्रियां होती है, पहली होती है एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग, और उसके बाद अगला PNL टू एबनॉर्मल लॉस। मेरा आपसे छोटे सवाल है, मेरे आपसे कुछ सवाल आएंगे। एबनॉर्मल लॉस आपका खर्चा है कि इनकम है? व्हाई इज इट ऑन द क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड में तो इनकम दिखती है ना सर। अगर आप ये जनरली देखो, ये खर्चा है, ये इनकम है। व्हाई ऑन क्रेडिट साइड? सेल्स दिख रही है क्रेडिट पे, समझ आता है। क्लोजिंग स्टॉक भी सिखा दिया आपको, क्योंकि परचेज ज़्यादा थी तो कम कर रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस तो खर्चा है मेरा, फिर ये क्यों आ रहे थे? परचेज में से कम कर रहे हो, क्यों? रीजन डिस्ट्रॉय हो गए तो खत्म हो गए। तो एक लेवल पे तो मैं बोलूं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट अ रिकंसिलिएशन ऑफ यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने थे? इस 1000 में से 700 बिक गए, 200 जल गए, 100 बच गए। सो यू हैव टू सी ट्रेडिंग अकाउंट मोर देन दैट, इट रिकंसाइल्स योर यूनिट्स। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं आपको रीजन दे रहा हूं क्यों दिखाया जाता है इधर। वैसे एक बात बताओ, कोविड के टाइम पर क्या जो मूवी हॉल वाला PVR सिनेमाज है, मल्टीप्लेक्स थे, क्या वो प्रॉफिट में थे या नुकसान में थे? तो बंद कर देते हैं ना। कोविड के टाइम पर मॉल के अंदर जो दुकानें थी, प्रॉफिट में होंगी नुकसान में होंगी? सारे मॉल की दुकानें बंद कर देते हैं ना। योर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, एंड कोविड वाज अ नॉर्मल एक्टिविटी और एबनॉर्मल। तो आपका धंधे का डिसीजन एबनॉर्मेलिटी को कंसिडर करके होना चाहिए। जैसे अभी HMPV वायरस का कुछ आ रहा था ना, तो दैट्स, तो उस वजह से कई लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया होगा कि एक एबनॉर्मल हो सकता है। तो मेरे डिसीजन बिजनेस के एबनॉर्मल आइटम्स के बेसिस पे ड्रिवन होते हैं? नहीं, जब नॉर्मल आएगा आएगा देखी जाएगी। धंधे का एनालिसिस होता है नॉर्मल एक्टिविटी से। कितने यूनिट्स के साथ एबनॉर्मल हो गया? 200, बाहर कर दिया मैंने उसको। बाहर क्यों करा समझो, जब 1000 यूनिट है, उस 1000 के अंदर ही 200 है जिसके साथ नॉर्मल हो गया। मैंने कहा बाहर जा भाई, तो एनालिसिस खराब कर रहा था। क्योंकि अगर मैं इसको यहां ना डालता तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता बताओगे एक बार? 1500 रुपए। अगर नहीं डालता तो
और अगर डाल दिया तो 3500, क्योंकि वो एबनॉर्मल आइटम खराब कर रहा है मेरा एनालिसिस। वो 200 यूनिट जल गए तो जल गए, कोई बात नहीं। जो 200 यूनिट थे मैंने उसको अपने ट्रेडिंग से क्लियरली बाहर कर दिया, क्योंकि वो परचेज की डेबिट साइड पर आए। मैंने उसको बोला तू बाहर चल, मेरे को 800 यूनिट के बेसिस पे एनालिसिस करने दे भाई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इट्स नॉट अबाउट कि मैं उसको इनकम दिखा रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि मैं मतलब जैसे क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हैं। इट्स बिकॉज जो भी एबनॉर्मल आइटम्स होता है अगर वो डेबिट साइड पर है तो मैंने क्रेडिट करके उसे बाहर करा, बिकॉज आई वॉन्ट माई ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल बिजनेस बेसिस। आप शार्क टैंक देखते हैं, कुछ देखते हैं, आपको क्या लग रहा है वो जब पूछते होंगे तेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या तेरा मार्जिन कितना है, तो विल यू कंसिडर एबनॉर्मल एक्टिविटीज? अगर आपने बोले यार वो तो वन ऑफ है, उसको हटाना है। वन ऑफ क्या होता है, कभी कभी होना है ना, उस पर थोड़ी ना डिसीजन लिया जाता। आप मेरे को बताइए, क्या कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स के प्रॉफिट बढ़े नहीं है? तो हॉस्पिटल का ये सोचना मेरे को हमेशा प्रॉफिट होगा, ये तो गलत चीज है ना। दैट वॉज अ टेम्पररी फेज, 6 महीना सारी बुकिंग हो गई बेड की, ठीक है, वेंटिलेटर बुक हो गए, अभी क्या बुकड है क्या? खाली बड़े। और उतना इंफ्रा कोई क्यों ही मेंटेन करेगा? वो नॉर्मल था तब चीज़ें एकदम से लोग प्रोक्योर कर रहे थे, अब नहीं यूज़ हो रही। टाइम पे मास्क बिक रहे थे केमिस्ट वाले के यहाँ, आप देखते थे मोबाइल फ़ोन वाला भी मास्क बेच रहा होता था। अब तो नहीं बेच रहा ना बेटे, क्योंकि आपके धंधे का एनालिसिस नॉर्मल बेसिस पे होना चाहिए। पर आपके दिमाग में आएगा सर पर अगर ये नुकसान है तो ये बुक क्यों नहीं हो रहा? देखो बेटे, मैंने सबसे पहले क्या करा, लॉजिकली आपने इसका सबसे पहले तो खर्चा बुक करा इन 200 यूनिट का जो परचेस करा, फिर मैंने इन 200 यूनिट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। बट पीएनएल में बुक तो कर दिया ना सर, वन टाइम तो बुक हुआ है ना बेटे। आपका ये सोचना सर एक बार खर्चा करा फिर जब डिस्ट्रॉय होगा दोबारा बुक करना है, ये आप गलत सोच रहे हैं। दो बार थोड़ा ना बुक करूंगा। आपने कोई चीज खरीदी और वो जल गई, तो खरीदते टाइम भी आपने खर्चा बोला, जलने के टाइम पे दो बार खर्चा बोला, एक ही बार होगा? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग, और अगला हो जाएगा जी पीएनएल टू एबनॉर्मल। यहां तक क्लियर है बच्चे? आप अभी समझदार बच्चे हो, आपको सारी बातें समझ आ रही है। मैं जल्दी से आपके साथ एक और बात कर दूंगा यहीं पे ही। एबनॉर्मल लॉस कितने का था आपका? भाई मैंने तो इंश्योरेंस करा रखी थी, और इंश्योरेंस वाला मुझे तो 1500 दे रहा भाई। बना दिया मैंने, इंश्योरेंस नहीं थी, सारा का सारा डाल दिया पीएनएल में जो भी है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो इंश्योरेंस थी। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूँगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, एबनॉर्मल लॉस ना पहले तो ना पूरा बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एंट्री में भी कर सकता हूँ मैं, पर कोई बात नहीं। एबनॉर्मल लॉस टू, ठीक है बच्चे? अगली एंट्री में मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना रहा हूं, बिकॉज दे हैव एडमिटेड नो दैट दे विल पे यू 1500। देखो पैसा मिल गया होता तो बैंक डेबिट कर देता, इंश्योरेंस में डेटर बना दिया, भाई 1500 देने हैं तूने। आपका नुकसान कितने का? 500 का। और ये खत्म कर दिया मैंने एबनॉर्मल वेस्टेज का। पहली एंट्री सेम है, दूसरी एंट्री में नॉर्मल लॉस तो पूरा ही खत्म करना है। और अगर ऐसा हो जाएगा, अगर आपको समझ आ रही है, तो ट्रेडिंग से आपने बाहर कितना करा? पूरा 2000। लेकिन पीएनएल में कितना डाला? अरे बच्चे नोट कर लीजिए, अच्छा एग्जांपल बन गया ये एबनॉर्मल और नॉर्मल आपका। एसेट आएगा, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसका नेचर क्या है बच्चे? ये मेरा एसेट है, जस्ट लाइक डेटर्स। एंड फ्यूचर इफ आई रिसीव द मनी तो क्या एंट्री डालूंगा बच्चों? बैंक टू इंश्योरेंस।
जी साहब, कर लिया बच्चों ने नोट? बस सर, मैंने काफ़ी जैसे मुझे एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला होता था ना, सॉरी मैनेजर्स कमीशन, है ना, बाकी तो क्वेश्चन में ही देखना है। तो आइए सर जी। ओह, फाइल खुली हुई है, अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग कुछ चल रहा था। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक सिखा दिया ना मैंने आपको, देखते क्या करोगे, मतलब इसको ना अलर्ट होके करना, गलती होने के चांसेस 99.99% ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चे, मेरे को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कौन से साल का, 31 मार्च 22, तो इट इज टेक्निकली 21-22 ऑफ दीपाक्षी शोज द फॉलोइंग डिटेल। परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है, डेटर क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग भी दे रखा है ट्रायल में और क्लोजिंग भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अदर एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर्स का बैलेंस। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, ट्रायल में क्रेडिटर्स का कितने का बैलेंस है? ये ऐसा क्यों होता है, किसी बच्चों को पता है क्या हो रहा था? मैग्नेट, मैथ्स में भी यही हो रहा था, पर वो तो नीचे हो रही थी ना मैथ्स की क्लास, तो इधर हो रहा था। पर यहाँ पे जैसी आवाज आती तो पहले नहीं हो रहा था इधर, ये झमेला हो गया। ठीक है, एनीवेज, अब मुझे बताइएगा क्रेडिटर्स कितने रुपए के दे रखे हैं, कौन से दिन के? हेलो सर। हाँ जी बच्चे। सर पुरानी क्लास चल रही है क्या? हाँ जी बच्चे, अभी 1:30 ज्वाइन करना है, एक बार ना ग्रुप में भी लिख दो बच्चे, ये फाउंडेशन की ठीक है क्लास, सर। ठीक है, 1:30 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताइएगा, और क्रेडिटर्स का नीचे एडिशन में कितना दिया हुआ है, कौन से दिन का? तो कहीं ना कहीं वो ओपनिंग और क्लोजिंग बता रहा है। इससे मुझे क्या करना है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स। एक बार जरा सीओजीएस का फॉर्मूला बताएंगे आप? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस कैरेज इनवर्ड अगर होता, और माइनस क्लोजिंग। तो अब ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं, सीओजीएस निकाल दो बस एक बार। सीओजीएस का फॉर्मूला पता है ना सब बच्चों को? ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग का जो बाकी सारा का सारा होता है, सेल्स के अलावा बाकी सारा ले लिया मैंने, डेबिट साइड ले ली माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ब्रो, ठीक है, जो अदर एक्सपेंस है ना बच्चे, 9 lakhs। ओके, कैसे निकाला 10? ओपनिंग, परचेज 11। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है।
मेरे एक 9 पे पहुंच गए पहले सारे 8 लाख 9 लाख तो आया है ना बच्चों का। नहीं 9 नहीं है, 9 तक पहुंच गए सारे बच्चे। अच्छा वो जो तुमने फॉर्मूला बनाया, नहीं 2 लाख, ये नए नए तरीके तो मुझे भी सीखने पड़ेंगे। 2 लाख कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। 9 लाख सबका समझ आया। पहले आपने नॉर्मल फॉर्मूला डाला, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं कोई, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया ना आपने, नहीं करना था। आपके परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक पहले से माइनस है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में गिवन है। आप समझ रहे हो, आपने 2 बार माइनस कर दिया। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज इन ट्रायल बैलेंस, दैट मींस योर क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द परचेज। समझ रहे हो, हमने तो 2 बार कर दिया फॉर ये 12 लाख सीधा सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। समझ रहे हो, ये देखना बच्चे एक बार कैसे लिखा हुआ है एक बार। समझ आया सबको पहले। अब आइए जरा आगे सुनिए, अगला पॉइंट क्या है, अमाउंट पेड टू। आपसे आपके पास ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर का, क्लोजिंग भी है, परचेज भी है। वो कह रहा है क्रेडिटर का लेजर बना दो और पेमेंट बता दो। एक बार ट्राई करिए एक बार, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा इसको। मैं डेटा आपके पास ये सारा ये रहा। बस मैं एक बार थोड़ी हेल्प कर देता हूं। आपने मार्केट से परचेज कितने की करी है? ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने के? ओपनिंग क्रेडिटर्स साल कौन सा है ये? 21-22 है। 1/4/21 को कितने का बैलेंस है? 3 लाख। क्लोजिंग कितना है? 4 लाख। परचेज कितने की है? 11। ओपनिंग क्लोजिंग को मिक्स नहीं करना होता। ओपनिंग की तो मैंने एंट्री तुम्हें सिखाई नहीं अभी तक, और वो जरूरत भी नहीं पड़ती, तो इसलिए वो है 11 नहीं होता कभी भी। ये जो आप एडजस्ट करो ना, जिंदगी में नहीं होगा कभी अकाउंट में, समझ रहे? वो करना ही नहीं है तेरे को, वो तो गलत जगह है। मार्केट में जाके तुमने परचेज कितने की करी है? 10 की करी है। कैसे 10 की करी है? जब तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिख रहा है, तुमने एंट्री क्या डाली, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, तो मार्केट में तो ज्यादा का खरीद कर लाया तुम। तुम्हारी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 13 लाख है, because your purchase has been reduced by the amount of closing stock, but you have purchased that, no? दुकान से तो 13 लाख का माल लाया ना तुम, 3 लाख का बच गया तो दिख रहा है ना। तो अब आप तो मैंने बता ही दिया आपको। ये देखिए जरा, ओपनिंग आ गया 3 लाख, क्लोजिंग आ गया 4 लाख, परचेज कितने है? बैलेंस बच गया, वो मैं कह रहा हूँ पेमेंट कर दी मैंने 12 लाख की। 3 लाख के क्रेडिटर थे, 13 का परचेज करा, 16 लाख की उधारी थी, 4 लाख रहेगी तो 12 लाख की तो पेमेंट करी होगी। एक क्लोजिंग स्टॉक से देख लो कितना, समझ रहे हो? वो वाली चीज है बच्चे, समझ आया ना बच्चे क्या चीज है? वो कभी भी हो सकता है। ये तो लास्ट हो सकता है 10 साल पहले का क्रेडिटर, उसके अंदर 20,000 का लाइबिलिटी का। कौन से साल की लाइबिलिटी आज भी जो चल रही, मुझे क्या समझ रहे? पर परचेज तो इसी साल का है ना, क्योंकि वो तो पुराने साल का इस साल का परचेज दिख ही नहीं सकता ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? और उसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक और ये सारी बातें, ठीक है ना, वो चीज है। आ रहा हूँ
5 मिनट। हाँ जी बच्चे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ओके। मुझे लगता है बस नेक्स्ट क्लास और ही लगेगी, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पर एक क्वेश्चन और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चे, बस एक ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेनुगुप्ता एंड कंपनी, इसको ध्यान से करना, ठीक है? सेनुगुप्ता एंड कंपनी है, एम्प्लॉइज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स। प्लीज आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, टोटल कितने वर्कर्स है बच्चे? 8 workers and who were paid 30,000 a month each in the year ending 31st March 21। अरे सर, इतना सारा डेटा है। अब मुझे बताइए कौन से साल की बात कर रहा है? पहले तो 2021 की बात है। पहले मैं पहली लाइन की बात में, ये रेट तो इधर ही हो रहा है। 2021 में कितने लेबर है इसके पास? 8। कितने रुपए दे रहे हैं आप? अब आप समझिएगा, एक 4-20, 31 मार्च 21, और यहाँ पे 8 लेबर है। कितने रुपए कमा रहे हैं? 30,000 रुपए, और महीने का है तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे नहीं पता अभी क्वेश्चन क्या है, कहाँ ले जाएगा, कहानी तो क्लैरिटी होनी चाहिए पहले। इसी साल की डिटेल है ना ये। आगे पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब अगला साल शुरू हुआ, द कंपनी रेज्ड सैलरी बाय 10%। अच्छा जी, 30,000 की सैलरी थी, 10% बढ़ गई, अब कितने की हो गई? 33,000। तो इसका मतलब अगर मैं जस्ट ऐसी बनाऊं कि अगर ये अगला साल है 31 मार्च 22, तो यही 8 लेबर 33,000 मिलेगा और 12 में। ओके। ऑन 1 अक्टूबर 21, कौन सा साल हुआ ये? 21-22। 1 अक्टूबर 21 तो 21-22 हुआ ना। द कंपनी हैड 2 ट्रेनीज एट अ सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ। तो 2 ट्रेनीज हैं, और कितने रुपए पे हायरिंग हुई है बच्चे? 21,000। क्या मुझे डेट बता सकते हैं? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 21, 2 ट्रेनीज, 21,000। क्या लग रहा है आपको, कितने महीने बचे हैं इस साल में? 6 महीने। 1 अक्टूबर में आगे तो 6 महीने बचे। आगे बढ़ते हैं। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 month in arrears, so that the employee receive their salary for January on the first working day of February। देखो भाई, सीधी सी गणित बोल रहा। जनवरी की सैलरी कौन से दिन मिलेगी? फर्स्ट। पूरे महीने काम कर लो, 1 फरवरी को पैसा ले लो। मार्च की सैलरी कब मिलेगी? 1 अप्रैल मिलेगी। अप्रैल की सैलरी 1 मई को मिलेगी। समझ आ गया ना? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट amount of salary which would be charged to P&L for the year ended 31st March 20। वो कह रहा है 21-22 में चार्ज। मेरा आपसे सवाल है, चार्ज का मतलब क्या होता है? पेमेंट बताना है या खर्चा बताना है? खर्चा बताना है तो बता दीजिए खर्चा। 21-22 का पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है ये 21-22 है, और वो कह रहा है कि भाई P&L में कितने रुपए का खर्चा बुक करूं। पेमेंट से क्या लेना देना आपको, बता दीजिए। क्या मैं कह सकता हूं? यही करेंगे ना, मतलब टोटली तो करना बस इसी का ही।
34 lakhs कहिए बच्चों। नॉर्मल है, अक्रूवल बेसिस यही आ रहा है बच्चों का। 34 लाख 20 आ गया सब बच्चों का, अलग आ रहा है। ये बस चेक कर लो, मुझे कंफर्म नहीं पता। यही आ रहा है हिमांशु, यही आ रहा है दक्ष का, यही आ रहा है हिमांशु जी का, यही आ रहा है। ओके, अगला पॉइंट क्या है? अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी। एक्चुअल में पेमेंट क्या करी, कौन से साल में? 21-22। अब आप ध्यान से सुनिएगा जरा बात। 21-22 में, मतलब ये वाले साल में मार्च की सैलरी पे करी होगी क्या आपने? नहीं करी तो 1 अप्रैल 22 को होगी। तो क्या वो ले सकता हूं मैं? नहीं ले सकता। सुनते जाइएगा भी बात को। इसका मतलब ये 8 एम्प्लॉय को 33,000 जो मिले हैं, कितने महीने के मिलेंगे? पेमेंट तो 11 की करूंगा, और ये जो 2 एम्प्लॉय है 5 में, क्योंकि आखिरी महीने की तो पेमेंट ही नहीं हुई। लेकिन और कुछ दिमाग चल रहा है आपका, इसके अलावा एक और दिमाग भी चलना चाहिए। जो पिछले साल ये वाला मार्च है, वो तो 1 अप्रैल को पे हुआ होगा ना। मैं तो पेमेंट निकालनी है ना, मुझे क्या लेना कौन से साल की पेमेंट है। तो मैं प्लस करूंगा बच्चे 8 इंटू कितना लिखूं, 30,000, क्योंकि पिछले साल उनकी सैलरी 30,000 थी, 33 नहीं थी। ये वाली पेमेंट ये वाले मार्च की है जो इधर हुई होगी, और ये वाली मैंने बाहर कर दी, तभी मैंने 11। कितना? ओके, क्लियर है ना बच्चे? नॉर्मल अकाउंटिंग है। पहला कह रहा था खर्चा कितना है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था, व्हाट इज द एक्सपेंस। सेकंड क्या है, व्हाट इज द पेमेंट। लास्ट पॉइंट, और नमस्ते बस बेटे, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी लो। आखिरी दिन 31 मार्च 22 को आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? 8 लेबर की थी 33,000, तो 2 ट्रेनिंग की 21,000। तो 8 इंटू 33,000 प्लस 2 इंटू 21,000, 3 लाख। लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आउटस्टैंडिंग जो है दैट इज 8 इंटू 33,000 प्लस 2 इंटू 21। कहिए साहब जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में ऐसा हो सकता है बेटे चैप्टर हो जाएगा, लंबी क्लास रख लेंगे या कुछ होगा, क्योंकि एक जीएसटी का नया पॉइंट आ रखा है, और 2-3 क्वेश्चन बड़े प्रैक्टिस करेंगे। पर एडजस्टमेंट लेवल में मैंने आपको जितना डेवलप करना था कर दिया। ट्रायल क्या होता है, ये सब क्या होता है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखने बड़े वाले। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के बाद अब अपना उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी प्रैक्टिस भी कर सकते। ठीक है बच्चे, ओके। तो सर जी इतना रखेंगे और मिलेंगे अब मंडे। हाँ जी, चंदन जी अगर वो नहीं दिया होता तो हो जाता, तो स्टार्टिंग का। सुप्रिया जी का मैसेज मैंने अभी देखा है। प्रीत जी, ब्लू कलर का स्मोक नहीं है वो। हाँ जी, ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, ले रहे हो ना बच्चे क्लास? ओके, तो ठीक है बच्चे, इतना रखते हैं और मिलेंगे बहुत ही जल्द। ओके, बाय 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 बाय। नोट्स स्किप हो गया तो मैं एक बार बच्चे ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चे, ग्रुप पे शेयर कर दो। ठीक है, आप मिंकी मैम से ले लो, मैं शेयर कर दूंगा। ओके बच्चे।
आओ जी। हार गए सर आप। जस्ट आगे तो आगे सामने वो तो यार सर का भी है अभी तो दो चल एक तो बंद हो गया, एक तो बोर्ड वाला था जो लगा दिया। बोर्ड वाली चल रहे हैं। अरे ये इलेक्शन के टाइम पे ना इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, मतलब और भी लोग आए हुए थे, जैसे मेरा था, ऐसे ही और भी एक दो थे, तो उनके कल क्लोज हो रहे थे तो हमने वही कर दिया। 3,000 का चालान लिया और लॉयर की जो भी फीस 4-15 मतलब मेरा नोन में है, मतलब मेरी सिस्टर ना कोर्ट में ही है,